हाय एवरीवन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोग स्टार्ट किए थे, एक लेक्चर देख चुके थे उसका। आज इसी को जो है हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर इन एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम में बिहेवियर के आधार पर जो सब्सटेंस होते हैं उनको बांटा गया है। सब्सटेंसेस आर ऑफ मेनली टू टाइप्स, दो प्रकार के होते हैं। एक हम लोग बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स और दूसरा क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स में फिर दो होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और दूसरा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो एक्वस मीडियम में कैसा बिहेवियर है। एक्वस मीडियम मतलब कि वाटर। यदि किसी सब्सटेंस को वाटर में हम लोग डिजॉल्व करें तो वाटर में डिजॉल्व करने के बाद उसका क्या बिहेवियर है। तो देखो, यदि किसी सब्सटेंस को आप वाटर में डिजॉल्व करोगे, सब्सटेंस में कोई कंपाउंड वगैरह हो, तो दो बातें हो सकती हैं। पहला, वह कंपाउंड उस एक्वस मीडियम में जाकर के डिसोसिएट करे आयन में, या फिर वह उसमें जाने के बाद पहले के जैसा ही रहे, मतलब उसका डिसोसिएशन ना हो। तो इस डिसोसिएशन के आधार पे कि क्या वह सब्सटेंस एक्वस मीडियम में जाकर के आयन में डिसोसिएट हो रहा है या नहीं, इस आधार पे जो है दो क्लासिफिकेशन है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स वैसे सब्सटेंस हुए जो एक्वस मीडियम में आयोनाइज नहीं करते हैं। डू नॉट डिसोसिएट into ions in aqueous medium, कि वाटर में डिजॉल्व करने पर यदि वे आयन में डिसोसिएट ना हो तो वैसे सब्सटेंस को बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसे एग्जाम्पल के लिए ग्लूकोज है, सॉलिड होता है, इसको वाटर में डिजॉल्व करोगे तो यह ग्लूकोज आयन में डिसोसिएट नहीं होगा, बस वाटर मॉलिक्यूल के साथ इंटरैक्ट करेगा, जिसको हम लोग लिखते हैं ग्लूकोज एक्वस। तो जैसे ग्लूकोज यहाँ था वैसे ही वहाँ रहा, डिसोसिएशन इसका नहीं हुआ, तो ग्लूकोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। हाँ, दोनों के बीच में भी इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो सकता है। उसी प्रकार से जैसे यूरिया है, सॉलिड होता है, फॉर्मूला क्या होता है यूरिया का, NH2CONH2। तो इसको भी यदि वाटर में डिजॉल्व करोगे तो आयन में नहीं टूटेगा, सिंपली जो है ये वैसे ही रहेगा, बस यहाँ हो जाएगा एक्वस। तो यूरिया को भी वाटर में डिजॉल्व किए थे, आयन में डिसोसिएट नहीं किया, तो यूरिया भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो ऐसे जितने भी मॉलिक्यूलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वे जनरली वाटर में जाने के बाद आयन में डिसोसिएट नहीं करते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस या ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग बोलेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स वैसे कंपाउंड्स वे जो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद या वाटर में ऐड करने के बाद आयनों में डिसोसिएट नहीं होते हों। अब आ गया इलेक्ट्रोलाइट। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो आयन में डिसोसिएट नहीं करे, तो इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो आयन में डिसोसिएट करे। एग्जाम्पल के लिए जैसे एसिड, बेस या सॉल्ट। तो एसिड में जैसे HCl होता है, तो हम लोग लिखते हैं कि HCl को यदि वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो क्या बनता है, H+Cl-। HCl यदि गैस है तो वाटर में डिजॉल्व करने के बाद ये H+ एक्वस और Cl- एक्वस, इक्विलिब्रियम यहाँ भी इस्टेब्लिश होगा। उसी प्रकार से यदि कोई बेस ले लें, NaOH, सॉलिड होता है, इसको भी वाटर में यदि आप डिजॉल्व करोगे तो टूटेगा, और टूटेगा तो कैसे, Na+ एक्वस प्लस ClOH- एक्वस। तो जो एक्वस लिख रहे हैं इसका मतलब कि वाटर का मॉलिक्यूल उसके साथ जुड़ रहा है, लेकिन वाटर का मॉलिक्यूल जुड़ने के साथ साथ हम लोग देख रहे हैं कि उसका डिसोसिएशन भी तो हो रहा है, आयन में डिसोसिएट भी कर रहा है। अच्छा, उसी प्रकार से कोई सॉल्ट ले, तो सॉल्ट में जैसे मान लो पोटासियम सल्फेट ले लो, K2SO4, सॉलिड होता है, वाटर में इसको डिजॉल्व करोगे तो ये भी आयन में टूटेगा। कैसे? तो 2K+ एक्वस
प्लस SO4 डबल माइनस एक्वस। तो यहाँ से जो K2SO4 है इसको भी हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट। तो जो एसिड, बेस और सॉल्ट होते हैं वे सभी जो है इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल हुए। तो इलेक्ट्रोलाइट्स में जो है 3 आए, एसिड, बेस, सॉल्ट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में जो मॉलिक्यूलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वे सभी। अब देखो इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में हम क्या बताएं कि जो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद आयन में डिसोसिएट करे। अभी जो आयन में डिसोसिएट करे तो किस हद तक डिसोसिएट कर रहा है, जितना हम लोग मिला रहे हैं क्या सबके सब मॉलिक्यूल्स आयन में डिसोसिएट हो रहे हैं या कुछ, मतलब कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है या पार्शियल हो रहा है। इस आधार पे इलेक्ट्रोलाइट 2 वैरायटी का हुआ, स्ट्रॉन्ग और वीक। जैसे मान लो कि किसी भी सब्सटेंस का हम लोग 1 मोल लिए, ठीक, तो 1 मोल लिए मतलब इतना लिए 6.022 × 10⁻23। अब इसको वाटर में डिजॉल्व किए, तो वाटर में डिजॉल्व करने के बाद जो है सो 2 बातें हो सकती हैं। पहला कि जितना लिए थे लगभग उतना पूरा डिसोसिएट कर जाए, 0.9 मोल। 100% डिसोसिएशन जनरली नहीं होता है, लगभग मान के चलते हैं हम लोग 0.9 मतलब 1 के बराबर ही हुआ। और दूसरा कि उससे बहुत कम हो, 0.3 मोल डिसोसिएशन हो, ऐसा। तो ये जो डिसोसिएशन है लगभग पूरा का पूरा, इसको हम लोग बोलेंगे कंप्लीट डिसोसिएशन या कंप्लीट आयोनाइजेशन। और ई जो हुआ इसको हम लोग बोलेंगे पार्शियल डिसोसिएशन या पार्शियल आयोनाइजेशन। तो सब्सटेंस का जितना अमाउंट लिया जा रहा है उतना में से डिसोसिएशन किस हद तक हो रहा है, इस आधार पे इलेक्ट्रोलाइट को 2 भाग में बांटा गया है, स्ट्रॉन्ग और वीक। ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वैसे इलेक्ट्रोलाइट्स हुए जो ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइज कर जाते हैं एक्वस मीडियम में। माने यदि कोई सब्सटेंस का 1 मोल मतलब इतने मॉलिक्यूल्स को वाटर में डिसॉल्व किए और इतने में से लगभग, पूरा नहीं, लगभग सभी मॉलिक्यूल्स आयोनाइज कर जाएं तो वो कहलाएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और यदि पार्शियल डिसोसिएशन हो, बहुत कम डिसोसिएट करे, तो वो कहलाएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब जितना मॉलिक्यूल लिए उतना में से कितना आयोनाइज कर रहा है वह कहलाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मतलब एक टर्म यहाँ आता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, जिसको दिखाते हैं अल्फा से। फॉर्मूला इसका हुआ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिसोसिएटेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस टेकन, कि कितना मोल आप सब्सटेंस का लिए थे और उसमें से कितना डिसोसिएट किया वह कहलाया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जैसे ये वाला एग्जांपल के लिए हम निकाले कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था तो इसका लिए थे 1 मोल, डिसोसिएट किया 0.9, तो ये आएगा 0.9 जिसको लगभग 1 के बराबर लिख सकते हैं। इसका मतलब कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लगभग 1 के बराबर होता है। लेकिन वही वाला यदि वीक लें तो वीक डिसोसिएट किया 3 मोल और लिए तो इसका भी थे 1 मोल, तो ये आएगा 0.3 जो कि बहुत कम है 1 से। इसका मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है वह 1 से बहुत कम होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो एक्वस मीडियम में आयन में डिसोसिएट करे, किस हद तक डिसोसिएट कर रहा है, इस आधार पे 2 क्लासिफिकेशन हुआ, वीक और स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वैसे इलेक्ट्रोलाइट्स हुए जो एक्वस मीडियम में ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइज करते हों, उनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 के बराबर होता हो लगभग। और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब वैसे सब्सटेंस जो एक्वस मीडियम में पार्शियली आयोनाइज करे, मतलब कंप्लीट डिसोसिएशन ना हो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उनका 1 से बहुत कम होता है। जानेंगे कैसे कि कौन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कौन वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसके लिए बेहद आसान सा तरीका है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आ गए स्ट्रॉन्ग एसिड्स, जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, फिर स्ट्रॉन्ग बेसेस, जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस हैं, और सॉल्ट्स। तो सॉल्ट्स में ऑलमोस्ट ऑल, लगभग जितने सॉल्ट हैं वे सभी स्ट्रॉन्ग होते हैं, लगभग 100% नहीं। स्ट्रॉन्ग एसिड का जैसे HCl है, HBr है, HI है, H2SO4 है, HClO4 है, ये सभी स्ट्रॉन्ग एसिड हुए। HNO3 भी हो सकता है। स्ट्रॉन्ग बेस पे जैसे NaOH है, KOH है, RbOH है, ऐसे
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये सभी स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएंगे। और सॉल्ट में तो बोले कि लगभग जितने भी सॉल्ट हैं वे सभी स्ट्रॉन्ग के कैटेगरी में ही आते हैं। तो ये सब को हम लोग बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मतलब ये सब सब्सटेंस को यदि वाटर में डिजोल्व करोगे तो लगभग कंप्लीट आयोनाइजेशन होता है। वीक की बात करें तो वीक में वीक एसिड, वीक बेस और वीक सॉल्ट में जो है कुछ सॉल्ट हैं। तो यदि वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो उसमें आ जाएंगे क्या, वीक एसिड, वीक बेस और फ्यू सॉल्ट्स, कुछ सॉल्ट्स। तो वीक एसिड में जैसे HF, HCN, HNO2 और जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जैसे एसिटिक एसिड वगैरह, ये सभी। वीक बेस में जैसे LiOH, बेरियम हाइड्रोक्साइड है, उसके बाद फेरिक हाइड्रोक्साइड्स, ये सभी वीक बेस की कैटेगरी में आ गए। अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, NH4OH। सॉल्ट में बहुत कम जैसे AgCl वगैरह, इसका तो आयोनाइजेशन ऑलमोस्ट होता ही नहीं है। उसके बाद लेड एसीटेट, इसको लेड एसीटेट पढ़ेंगे। तो ये सभी जो है वैसे सॉल्ट हैं जिनका वाटर में आयोनाइजेशन बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है ऐसा। तो ये जो है इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हुए, ये सभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहलाएंगे। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ऐसे ही 4 सब्सटेंस दिया हुआ रहेगा, 4 कंपाउंड, और पूछेगा कि कौन वीक या कौन स्ट्रॉन्ग है। तो उसके लिए पहचानने का तरीका यही हुआ कि स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और लगभग सभी सॉल्ट स्ट्रॉन्ग हो गए इलेक्ट्रोलाइट। वीक एसिड, वीक बेस और कुछ सॉल्ट, यही सब दिए हुए रहेंगे। तो ये सभी वीक इलेक्ट्रोलाइट हुए। ती हुआ इसका क्लासिफिकेशन डिसोसिएशन के आधार पे। अब इसमें से जो है हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल टर्म्स को देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल टर्म्स, सम इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल टर्म्स। सबसे पहला इसमें आता है रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग कैपिटल R से डिनोट करते हैं। तो रेजिस्टेंस है क्या, अभी बताए, या फर्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा देखे थे इसको हम लोग, कि किसी भी सब्सटेंस का एक इंटरनल प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोकता हो या कम करता हो, तो वह रेजिस्टेंस कहलाता है। इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड बाय अ सब्सटेंस टुवर्ड्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। कि किसी भी सब्सटेंस से इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को जो रोकता है, जो कम करता है, वह प्रॉपर्टी या वह डिस्टर्बेंस कहलाता है उसका रेजिस्टेंस। ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हुआ। जैसे मान लो, इसको हम लोग जनरल लाइफ से भी समझ सकते हैं कि पढ़ने का खूब मन है, लेकिन बगल में आप मोबाइल फ़ोन रख लिए हो, तो क्या करोगे, पढ़ोगे फिर थोड़ा फ़ोन देखोगे, पढ़ोगे फिर थोड़ा फ़ोन देखोगे। तो फ़ोन क्या कर रहा है, हमको पढ़ने से रोक रहा है। तो यह मोबाइल फ़ोन जो है ना, इस केस में कहलाएगा रेजिस्टेंस, पढ़ाई का रेजिस्टेंस, जो पढ़ाई को कम कर रहा है। उसी प्रकार से इलेक्ट्रिक करंट का रेजिस्टेंस होता है कि किसी से करंट पास कर रहा है और यदि उस करंट के फ्लो को कोई रोक रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, तो दैट डिस्टर्बेंस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। और ये कहाँ से रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है, तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं, मेटेलिक कंडक्टर में इसमें डिटेल में बताए थे कि रेजिस्टेंस कैसे प्रोड्यूस होता है किसी भी सब्सटेंस के अंदर। इसको तो हम लोग कैपिटल R से डिनोट करते हैं। और यदि यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट होता है ओम, जिसको इस सिंबल से हम लोग दिखाते हैं ऐसे, ओम को। ओम याद रखोगे साइंटिस्ट का नाम है, और किसी भी साइंटिस्ट का पूरा नाम यदि यूनिट में लिख रहे हो तो फर्स्ट लेटर स्मॉल, और यदि सिंबल लिखते हैं तो फर्स्ट लेटर कैपिटल। इन जनरल हम लोग क्या करते हैं कि किसी का नाम यूनिट में लिखते हैं तो पहले, या किसी का नाम लिखते हैं तो पहला लेटर कैपिटल लिखते हैं, लेकिन वही नाम यदि आप यूनिट में लिख रहे हो तो पहला लेटर स्मॉल, पूरा नाम लिखोगे तो, सिंबल लिखोगे तो कैपिटल होता है। रेजिस्टेंस को एक दूसरे तरीके से जो है ना हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। और दूसरे तरीके से कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो रेजिस्टेंस बराबर होता है,
फॉर्मूला से इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बटे इलेक्ट्रिक करंट। ये पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट क्या, वो सो देखो, जैसे मान लो एक वायर है, ये हुआ ए, ये हुआ बी, इस वायर से जो है चार्ज फ्लो कर रहा है, तो चार्ज मान लो कि यहाँ कोई चार्ज है Q। अब इस चार्ज Q को पॉइंट A से पॉइंट B तक ले जाने के लिए जो वर्क डन होगा, उसी वर्क डन को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको दिखाते हैं V से। और एक इसमें पढ़ना है हम लोगों को ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ क्या बोलता है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वह इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यदि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस हुआ है तो ऑब्वियसली इससे इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा I। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ A और B के बीच V, और जो इलेक्ट्रिक करंट गया I, इसी का रेशियो कहलाता है रेजिस्टेंस। तो R बराबर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं V बटे I। यूनिट की बात करें तो R का यूनिट तो हम लोग देख ही चुके हैं, ओम। अभी जो V है पोटेंशियल डिफरेंस, इसका होता है वोल्ट और करंट का होता है एम्पियर। दोनों का पहला लेटर स्मॉल होगा क्योंकि दोनों नाम है। सिंबल लिखोगे तो इसका कैपिटल भी, इसका कैपिटल ए। तो यहाँ से हम लोग ओम को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ओम बराबर वोल्ट बटे एम्पियर, या फिर वोल्ट पर एम्पियर, ऐसे। तो ये जो है रेजिस्टेंस हुआ। अब रेजिस्टेंस जो होता है ना किसी भी सब्सटेंस का जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, वह रेजिस्टेंस जो है एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहने का मतलब हुआ कि वह प्रॉपर्टी जो उस सब्सटेंस के मास पे डिपेंड करे, उसके साइज पे डिपेंड करे। दो होता है ना, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े हुए, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वह प्रॉपर्टी होता है जो सब्सटेंस के मास या उसके साइज या उसके फिजिकल डायमेंशन पे डिपेंड करे, और इंटेंसिव प्रॉपर्टी वह प्रॉपर्टी है जो सब्सटेंस के नेचर पे डिपेंड करे, उसके मास वगैरह पे डिपेंड ना करे। तो रेजिस्टेंस एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मतलब यह उस सब्सटेंस के मास साइज पे डिपेंड करता है। तो मान लें कि एक मेटल वायर है ऐसा, और मेटल वायर का ये जो पोर्शन है जिसको क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं, ये मान लो A है, और इसका यहाँ से यहाँ का जो लेंथ है वो L है। नहीं, ये एक मेटल वायर हुआ, इसका ये जो पोर्शन है सर्कुलर पोर्शन जो रहता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A, लेंथ इसका मान लिए L। तो जो इस सब्सटेंस का रेजिस्टेंस होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ का, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया का। दोनों को मिलाओगे तो लिखोगे R प्रोपोर्शनल L बाई A। और जब यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन आप हटाओगे तो इसको ऐसे लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म देंगे रो इंटू L बटे A, एंड दिस रो इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो पहला टर्म रेजिस्टेंस था हम लोगों का, दूसरा टर्म आ गया रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आया कहाँ से ये टर्म हम लोग देखें कि चूंकि रेजिस्टेंस जो है किसी भी सब्सटेंस का, वह एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है जो उसके लेंथ क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है। तो वहाँ से एक हम लोग का नया टर्म आया रो। ये जो साइन है इसको हम लोग पढ़ते हैं रो, RHO, रो, जो रेसिस्टिविटी कहलाता है या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाता है। इसको डिफाइन हम लोग कैसे करेंगे, सो जरा देखो। मान लें हम लोग कि ये जो वायर है इसका लेंथ 1 सेंटीमीटर है या 1 मीटर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है या 1 मीटर स्क्वायर है, मतलब यूनिटी के बराबर है। अब जब आप लेंथ और एरिया को मल्टीप्लाई करोगे तो निकलेगा वॉल्यूम, मतलब 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब, माने वॉल्यूम हो गया इसका 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से एक नया डेफिनेशन इसका बना सकते हैं। अभी L और ये दोनों का वैल्यू 1 के बराबर पुट करो तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो
तो हो जाएगा R बराबर रो 1/1, मतलब R बराबर रो, मतलब ये जो रो है रेसिस्टिविटी वो बराबर हो गया रेजिस्टेंस का। कब? जब उसका लेंथ 1 हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कितना हो 1 हो, या डायरेक्ट हम लोग बोलें कि वॉल्यूम कितना हो 1। तो यहाँ से रेसिस्टिविटी का हम लोग डेफिनेशन देते हैं कि द रेजिस्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय ए सब्सटेंस ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, या फिर द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस, या फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी। कि कोई भी सब्सटेंस है तो उस सब्सटेंस में उसका यूनिट वॉल्यूम मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मीटर क्यूब सब्सटेंस कितना रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर रहा है, दैट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी। इसका दूसरा नाम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, मतलब यह भी एक स्पेसिफिक माने एक विशिष्ट टाइप का रेजिस्टेंस है। तो विशिष्ट का मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम रहेगा 1 सेंटीमीटर क्यूब, चाहे लेंथ 1 सेंटीमीटर या एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी। रेजिस्टेंस एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी था, लेकिन रेसिस्टिविटी जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, या सब्सटेंस के नेचर पे डिपेंड करता है, उसके मास वगैरह पे डिपेंड नहीं करता है। यूनिट की बात करें यदि रेसिस्टिविटी का कि क्या यूनिट होता है तो कैसे निकालेंगे, तो ये फॉर्मूला था ना, तो यहाँ से रो को हम लोग लिख सकते हैं R/A/L। अब R का हुआ ओम, एरिया को लिखे सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ को सेंटीमीटर ही कर जाएगा, तो क्या हो जाएगा ओम सेंटीमीटर, या मीटर में लेकर के चलते तो इसको हम लोग लिखते हैं ऐसे ओम मीटर। दोनों के बीच रिलेशन देखोगे तो 1 ओम मीटर को लिख सकते हैं 100 ओम सेंटीमीटर, बस मीटर को सेंटीमीटर में बदल देना है। तो ये हुआ रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब इसमें से तीसरा टर्म जो आएगा, अगला टर्म वो होगा कंडक्टेंस, जिसको जनरली हम लोग कैपिटल G से दिखाते हैं। तो कंडक्टेंस होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, कि द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। देखो रेजिस्टेंस मतलब क्या बताए थे कि करंट को फ्लो को जो रोक रहा है, जितना रोक रहा है वह उसका रेजिस्टेंस कहलाएगा। अब रोकने के बाद जितना फ्लो कर रहा है वो कंडक्टेंस कहलाएगा। तो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल हुआ, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल हुआ कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब कितना करंट रुक रहा था, तो कंडक्टेंस मतलब हुआ कितना करंट फ्लो करेगा, उसका रेसिप्रोकल। जैसे रेजिस्टेंस एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी था, कंडक्टेंस भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ही होगा। अब यहाँ से एक बात ये भी देख रहे हैं कि यदि किसी सब्सटेंस का रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो उसका कंडक्टेंस क्या होगा, कम, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जाहिर सी बात है करंट को ज़्यादा रोक रहा है तो उससे फ्लो कम करेगा। और यूनिट की बात करें यदि हम लोग तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस का होता है ओम, तो 1/ओम, तो इसको लिख सकते हैं ओम इनवर्स, या इसी को लिखते हैं MHO, या इसी को हम लोग बोलते हैं साइमेंस। नाम है ये भी, पूरा लिखोगे तो स्मॉल s, सिंबल लिखोगे तो कैपिटल S। तो ये जो 1 साइमेंस है बराबर हुआ 1 ओम इनवर्स का, और यही हुआ 1 MHO। ऐसा कंडक्टेंस यही है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। डायरेक्ट इसको हम लोग याद रखेंगे यहाँ से। अब कंडक्टेंस के बाद फिर इसमें आता है कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस के बाद इसमें अब हम लोग क्या देखेंगे, कंडक्टिविटी देखेंगे। तीसरा टर्म था कंडक्टेंस, चौथा टर्म इसमें अब होगा हम लोगों का कंडक्टिविटी। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल K से, और यह पढ़ाता है काप्पा। तो जैसे कंडक्टेंस को डिफाइन किए रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, उसी प्रकार से कंडक्टिविटी को डिफाइन करेंगे रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। मतलब जब ये कंडक्टिविटी लिखेंगे K तो इसको लिख सकते हैं 1/ρ ऐसा। और एक पीछे फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, ऐसा फॉर्मूला था ना,
R बराबर रो इंटू एल बाई ए। तो रो को यहाँ हम लोग ऐसे लिख सकते थे R इंटू ए बटे एल। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पुट करो तो ये K बराबर जाएगा 1 बटे, इसको लिखो R इंटू ए बटे एल। तो ये उलट जाएगा तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं K बराबर 1 बाई आर इंटू एल बाई ए। तो ये एक फॉर्मूला बन जाएगा। इससे एक और इसको हम लोग डिराइव कर सकते हैं, ये K और ये 1 बटे आर माने रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, इसको क्या बोले थे, कंडक्टेंस। तो हो जाएगा G के बराबर इंटू एल बाई ए को लिखते हैं G स्टार, जहाँ G स्टार क्या है, तो G स्टार है एल बाई ए, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल कांस्टेंट। तो इस तरह से कंडक्टिविटी का एक नया फॉर्मूला बना, क्या बना, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। यहाँ से सेल कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं कि सेल कांस्टेंट बराबर एल बाई ए, मतलब लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल, या फिर ये रेशियो हो जाएगा कंडक्टिविटी बटे कंडक्टेंस का। G स्टार को लिख सकते हैं ना K बाई। तो द रेशियो ऑफ कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट। यहाँ से भी इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। अब हम लोग बात करें कि कंडक्टिविटी एक्चुअली है क्या। जैसे एक तो हम लोग बोले कि रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, और रेसिस्टिविटी को क्या बोले थे कि रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी। उसी प्रकार से कंडक्टिविटी को डिफाइन कर सकते हैं कि द कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, या द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, या फिर द कंडक्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। माने किसी भी सब्सटेंस का यूनिट वॉल्यूम से कितना करंट पास कर रहा है। जैसे मान लो कि किसी का हम सॉल्यूशन लिए, सपोज NaCl का 100 ml सॉल्यूशन लिए, तो 100 ml सॉल्यूशन से जो करंट जाएगा उसको हम लोग कंडक्टिविटी नहीं बोलेंगे, वो कंडक्टेंस हुआ। लेकिन वही 100 ml का 1 ml से देखें कि उसका 1 ml से कितना करंट पास कर रहा है, मतलब यूनिट वॉल्यूम का सॉल्यूशन जो है उससे कितना करंट पास कर रहा है, तो वो कहलाएगा कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी भी कंडक्टेंस ही है, लेकिन यूनिट वॉल्यूम का। इस यूनिट वॉल्यूम को हम लोग याद रखेंगे। जनरली लोग एक मान के चलते हैं, ऐसा नहीं है, अंतर है। यूनिट वॉल्यूम का कंडक्टेंस क्या कहलाता है, कंडक्टिविटी कहलाता है। और यदि हम लोग यूनिट की बात करें अब कि कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, तो फॉर्मूला हम लोग क्या लिखे थे, K बराबर 1 बटे रो, और रो का यूनिट लिखे थे हम लोग ओम सेंटीमीटर। तो ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को हम लोग लिखेंगे साइमन, और सेंटीमीटर इनवर्स को हम लोग सेंटीमीटर इनवर्स ही रहने दें। तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स या साइमन मीटर इनवर्स, दोनों में रिलेशन पूछा जाए तो 1 साइमन मीटर इनवर्स बराबर 10⁻⁻² साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ऐसा। तो ये जो है इसका यूनिट हो गया। या यूनिट आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो कि E1 इसका था ओम इंटू लेंथ का सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा तो वही बचेगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ से भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये 4 बेहद इम्पॉर्टेंट टर्म हुए, रेजिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, फिर कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। चारों टर्म को हम लोग डिटेल में देखें, नोट्स में सब लिखा हुआ है। और नोट्स में आप देखोगे तो कुछ सब्सटेंस का कंडक्टिविटी भी दिया हुआ है, और उस कंडक्टिविटी के आधार पे जो है हम लोग सब्सटेंस को बांटते हैं सुपर कंडक्टर वगैरह में। तो उसमें से देखोगे लिस्ट बना हुआ है कुछ मेटल वगैरह का कि किसका सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी होता है। मेटल की बात करें तो सिल्वर का जो है कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होता है। या एक अलग सब्सटेंस उसमें होता है ग्राफीन, जिसका हाईएस्ट कंडक्टिविटी होता है। क्या है ग्राफीन, गूगल करके उसको देख सकते हो, तो वहाँ से अच्छे से समझ में आएगा। तो इस तरह से कुछ बेसिक टर्म्स जो थे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, उसके बारे में हम लोग देखे। बढ़िया से इसको नोट्स से आप लोग पढ़ लोगे।
अब बाकी का जो पोर्शन है इस चैप्टर का उसका डिस्कशन धीरे धीरे आगे का लेक्चर्स में हम लोग करेंगे। धन्यवाद।